इंतजार कीजिए, आप कतार में हैं। जी हां, देश में हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। कहीं अस्पताल में बेड्स का इंतजार है, कहीं ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन लगी है, तो कहीं वैक्सीन के लिए लोग कतार में खड़े हैं। गुजरात के अहमदाबाद की ही अगर बात कर लें, वहां पर लोग बेड के लिए घंटों इंतजार में खड़े रहे। वहीं शहर शहर ऑक्सीजन के लिए लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। कल 18 साल से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन 45 साल से ऊपर वालों को भी मुंबई में लंबी कतार में खड़ा देखा गया। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ती भीड़ से उनके सुपर स्प्रेडर बन जाने का भी खतरा है। को बेबार हम लोग लाने वाले नहीं है मोदी। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, यकीन मानिए, यहाँ पर खड़े होकर जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, मुझे मुंबई वासी एक कतार में नजर आ रहे हैं। मोदी जी को कहिए अगर कोरोना ऐसा नहीं होना है ना, वैक्सीन या बिना वैक्सीन के ऐसे कोरोना जरूर हो जाएगा। ये मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है, जहां लोग कोरोना से बचने के लिए किसी भी हाल में वैक्सीन की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन बीएमसी के लचर इंतजामों की वजह से डर है कि ये टीकाकरण कहीं जान बचाने की बजाय कोरोना विस्फोट का जरिया न बन जाए। रजिस्ट्रेशन हम लोग डेली करते हैं, डेली रजिस्ट्रेशन आते हैं, इधर आते हैं, रात से खड़े होते हैं, सुबह आते हैं, आके वापस चले जाते हैं। कोई भी हम लोग जब बात करते हैं कोविड वैक्सीन का जो सेंटर है या हम लोग कोविड वैक्सीन के सेंटर को कॉल करते हैं, बीएमसी को, कोई रिस्पांस नहीं। अब देखिए, नेस्को तो उठाता ही नहीं है, नेस्को का फोन नंबर उठाता ही नहीं। ये हाल तब है जब 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है। सोचिए, 1 मई से जब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी तो क्या होगा। वैक्सीन की कमी और उमड़ती भीड़ की वजह से ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि अभी 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी। सिर्फ एक ही अपील करना है सभी को कि आप अनुशासन से काम कीजिए, कोई भीड़भाड़ वहां पर न कीजिए, और ऐसा न हो कि वैक्सीनेशन के सेंटर्स ये कोविड-19 संक्रमण के सेंटर्स बने, ऐसा न हो। ये खबरदारी हम सभी लोगों ने लेने की जरूरत है। इस हिदायत के बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखाती हैं कि जिसका डर था वही होता दिख रहा है। लोगों की बहुत बुरी हालत है। एक्चुअली यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट सीनियर सिटीजन का जो सेकंड डोज है उनकी लाइन अलग होनी चाहिए। उन्होंने सब सेम लाइन रखी है। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सुबह 8:30 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो गई। 10:30 बजे उन्हें अंदर जाने दिया गया और तब तक जहाँ तक नजर जा रही थी, लोग वैक्सीन लगवाने के इंतजार में खड़े थे। 50-60 लोग तो यहीं पर मौजूद हैं। हेल्थ टेस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है। बीएमसी का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। मुंबई पुलिस का यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। लोग नाराज हैं, लोग गुस्साए हुए हैं, कह रहे हैं हेल्प डेस्क के नाम पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स तो दे दिए हैं, लेकिन वो कोई भी नंबर काम नहीं करते, क्योंकि वहां उन नंबर्स को कोई उठाता भी नहीं है। नेस्को सेंटर से पहले पंकज उपाध्याय बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। यहाँ भी वैसी ही लंबी कतार नजर आई। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस सेंटर के पास सिर्फ 5000 वैक्सीन की डोजेस अवेलेबल हैं, इसलिए लोग जो जल्दी आ गए हैं वो वापस अपने घर में जा सकते हैं। यानी गारंटी नहीं है कि अगर आप यहां पर खड़े हैं आपका नंबर आ ही जाएगा और आपको वैक्सीन मिल ही जाएगी। लंबी कतार बीकेसी जंबो सेंटर के सामने इस वक्त देखी जा सकती है और यही हाल पिछले कई दिनों से मुंबई में देखा जा सकता है। मुंबई वासियों के दिल में यह डर बैठ गया है कि शायद उन्हें वैक्सीन मिले या नहीं मिले। और देखिए, और ग्राउंड जीरो पर भीड़ का यहां पर आप आलम देखिए। डर सबसे बड़ा यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन हालातों में नहीं हो पाता है और ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। मुंबई में 75 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें से 9 प्राइवेट अस्पतालों में हैं। बीएमसी को कल रात ही कोविशील्ड की नई खेप मिली। यही वजह है कि सुबह वैक्सीनेशन का काम देरी से शुरू हुआ। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।
तो हम शहर शहर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कैसे इस वक्त संसाधनों के लिए लंबी कतार लगी हुई है। आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय ने कुछ देर पहले एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस वक्त अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ ही गई है। मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे आपको चारों तरफ दिखाना चाहेंगे कि लोग कितनी भारी संख्या में नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर में आए हैं, क्योंकि लोगों के बीच में काफी डर है। वैसे भी वैक्सीन की शॉर्टेज है। ये कहा गया है कि जब तक वैक्सीन होगी तब तक जितने लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। इससे लोगों में इतना डर है कि सुबह 7 बजे से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स के सामने लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। गोरेगांव इलाके में जहां पर ये नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लाइनें थी। अब आप अंदाजा लगाइए, काफी सीनियर सिटीजन्स थे। अब सड़क पर तो शेड का इंतजाम हो नहीं सकता, पानी का इंतजाम था नहीं। कई लोग ऐसे थे जो व्हीलचेयर जिनको जरूरत थी तो ऑटो में ही मुझे बैठे हुए नजर आए। कई जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां अफोर्ड कर सकते थे वो उसमें नजर आए। काफी ट्रैफिक जैम हो गया। लोगों की शिकायत थी कि आखिर ऐसे में आम मुंबई वासी करे तो क्या करे। इस वक्त भी जब हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं तो चारों तरफ मैं देखता हूं सड़क से जो ये वैक्सीनेशन सेंटर का गेट शुरू होता है, वैक्सीनेशन काउंटर तक खचाखच भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में बिल्कुल नहीं हो रही है। खतरनाक है, यस, बिल्कुल ज्यादा खतरनाक है। रिस्क ले रहे हैं लोग, लेकिन लोगों का कहना है अगर वो रिस्क नहीं ले, यहां पर खड़े नहीं होंगे तो फिर तो उनका नंबर ही नहीं आएगा और एक बार फिर से उनको वापस घर जाना पड़ेगा। 1 मई से केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वैक्सीनेशन का 3rd फेज शुरू किया जाएगा, जो कि 18 साल से ज्यादा लोगों की उम्र के लिए होगा। लेकिन राज्य ये कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन ही नहीं है, तो वो ये ड्राइव कैसे चलाएंगे। 1 मई से तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होना है। रजिस्ट्रेशन बुधवार शाम 4 बजे शुरू हो गई, लेकिन कोविन की साइट में शुरुआती कुछ मिनटों में दिक्कत आ गई। इसे कुछ देर के बाद ठीक किया गया और तब रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ा। 18 साल से 44 साल के आयु वर्ग के लिए राज्यों को वैक्सीन निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीदनी है। निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीदकर वैक्सीनेशन ड्राइव चला सकते हैं। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने 50 लाख डोज का ऑर्डर कोविशील्ड के लिए और 50 लाख डोज का ऑर्डर कोवैक्सीन के लिए दिया है। मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड के लिए 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। हरियाणा ने 66 लाख डोज मंगाए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ ने 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। वहीं पंजाब ने 30 लाख डोज खरीदने को मंजूरी दी है। दिल्ली ने भी 1 करोड़ 34 लाख डोज खरीदने को मंजूरी दी है। 18+ आबादी का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू तो होगा, लेकिन वैक्सीन उपलब्धता को लेकर आशंका के बादल हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों ने तो साफ कह दिया है कि वो 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं शुरू कर पाएंगे क्योंकि वैक्सीन नहीं मिल रही। पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी आशंका है कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। पिछले हफ्ते ही पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों ने साझा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वैक्सीन निर्माता उन्हें तय वक्त पर ऑर्डर देने में सक्षम नहीं है। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहाँ से देंगे। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। 1 मई से 18+ आबादी के वैक्सीनेशन में वैक्सीन उपलब्धता कितनी बड़ी चुनौती है, इसे ऐसे समझे कि मौजूदा समय में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड बनाने की क्षमता अधिकतम 6 से 7 करोड़ डोज प्रति महीने है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की अधिकतम क्षमता 1 करोड़ डोज प्रति महीने है। वैसे तो सरकार ने दोनों वैक्सीन निर्माताओं को एडवांस पेमेंट का फैसला किया है, जिससे उनको उत्पादन क्षमता बढ़ाने में वित्तीय मदद मिले, लेकिन अभी इसका तुरंत फायदा तो नहीं मिलने जा रहा। जिस स्पुतनिक वी वैक्सीन की मंजूरी मिली है उसकी रूस में बनी डोज 1 मई को मिल जाएगी। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत के बाद ये संभव हुआ है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा था कि जुलाई तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के केवल 16.5 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट को राज्यों से 34 करोड़ और निजी अस्पतालों से 2 करोड़ डोज के ऑर्डर मिले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों के मुताबिक 4 दिनों में राज्यों को सप्लाई होने लगेगी। 5 राज्य इसी हफ्ते सप्लाई पाएंगे, जिनमें महाराष्ट्र शामिल है, जबकि अन्य राज्य 3 हफ्तों में सप्लाई पाएंगे। भारत में 18 साल से ऊपर करीब 90 करोड़ लोग हैं, यानी कुल 180 करोड़ डोज की कुल जरूरत है। अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, यानी अभी 165 करोड़ डोज से ज्यादा की जरूरत है। यानी भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जल्द निपटना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मई की तारीख का इंतजार सभी को है। मुंबई में पंकज उपाध्याय के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से राज्य सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनके पास वैक्सीन की जरूरी डोजेज नहीं है, इसलिए 1 मई से कई राज्यों में ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नहीं शुरू हो सकता है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जितनी वैक्सीन उन्हें चाहिए उतनी उन्हें नहीं मिल रही है। उसकी रिक्वायरमेंट वो पहले ही भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक वैक्सीन की डोज हासिल नहीं हुई है। जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो बहुत अच्छा, उसके बारे में जानकारी आ रही है और ये राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों को बहुत मजबूती और संवेदनशीलता के साथ अपने सियासी जो स्वार्थ हैं उनको अपने एक ताक पर रख करके और लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को करना चाहिए। 1 तारीख को 1.5 लाख वैक्सीन भी अगर आएगी तो 1.5 लाख वैक्सीन में छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ 20 से 30 लाख लोगों में से किसको लगाइएगा? वो सब चढ़ाई कर देंगे कि भाई बाबा आपने कैसे लगा दी, आपने तन्मय को लगा दिया, मेरे को नहीं लगाया। ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती। और ऑनलाइन की व्यवस्था है, हम लोग कह रहे हैं कि साइट पे रजिस्ट्रेशन हमको अलाउ करिए, तब हम कंट्रोल कर पाएंगे। आप ऑनलाइन कर देंगे तो सारे लोग ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे, वो इतना लोड आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और वैक्सीन कितनी है? 1.5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख मई के अंदर, और वो मई में कब आएगा वो भी नहीं। बड़े पैमाने पे हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास कोल्ड चेन है, हमारे पास AEFI की सिस्टम्स उपलब्ध है, जगह उपलब्ध है और डॉक्टर्स भी उपलब्ध है। सवाल सिर्फ है कि हमें जितना क्वांटम में वैक्सीन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और इसीलिए इंपोर्ट भी वैक्सीन करना पड़ता है। तो हम करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। तो स्पुतनिक से भी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। अभी ये अगर चर्चा फाइनलाइजेशन होती है तो 3 वैक्सीन्स को लेकर हम टीकाकरण महाराष्ट्र की जनता का करने जा रहे हैं। केंद्र की तरफ से जो कोटा होता है वो सब कोटा देने का काम ही केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार लस या वैक्सीन अपने पास रखने से केंद्र को क्या फायदा है? केंद्र के पास जितना कोटा होता है या कितना साटा होता है उसमें हर राज्य को कितना देना है वो सबको देखना है। तो इसीलिए जरूर हम 18 साल के लोगों को 18 साल के ऊपर के लोगों को लस देने का निर्णय जो केंद्र सरकार ने लिया है, जरूर राजेश टोपे जी का कहना है वो ठीक है कि भाई केंद्र ने हमको ज्यादा कोटा दे देना। कहते हैं मुश्किल में इंसानियत का इम्तिहान होता है। ऐसी एक तस्वीर नागपुर से आई है। कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती 85 साल के एक बुजुर्ग ने अपना बेड एक जवान व्यक्ति के लिए छोड़ दिया। बोले कि वो अब अपनी जिंदगी जी चुके हैं, इस जवान के छोटे छोटे बच्चे हैं, बेड इन्हें मिलना चाहिए। उनके त्याग की यह मिसाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोरोना की महामारी में इंसानियत की बेमिसाल कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल दास्तान में बताया जा रहा है कि कोरोना से लड़ रहे 85 साल के एक स्वयं सेवक ने एक युवा की जान बचाने के लिए अनोखा त्याग दिया। वायरल ट्वीट में कहा जा रहा है, मेरी उम्र 85 साल है, इस महिला का पति युवा है, उस पर परिवार की जिम्मेदारी है, उसे मेरा बेड दे दें। ये तस्वीर नागपुर के 85 वर्षीय नारायण भावराव दा भाटकर की है, जो अपना बेड देने के लिए 3 दिन बाद चल बसे, लेकिन अपने पीछे मानवता की मिसाल छोड़ गए। दरअसल नारायण भावराव दा भाटकर RSS के स्वयं सेवक थे। बड़ी मशक्कत से उनकी बेटी ने नागपुर के इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल में बेड का इंतजाम करवाया था।
उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था। एम्बुलेंस से खुद पैदल निकलकर अस्पताल गए थे। उन्हें बेड मिल गया था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उन्होंने एक महिला को रोते हुए देखा। वो अपने 40 साल के पति को बेड दिलाने के लिए जार जार रो रही थी। नारायण दभाटकर ने डॉक्टर से कहा, मैं अब 85 साल का हुआ हूँ, जिंदगी जी चुका हूँ। इस जवान का जिंदा रहना मेरे से अधिक महत्व का है। उनके बच्चे छोटे हैं, मेरा बेड उन्हें दे दीजिए, मैं बेड नहीं ले सकता। इस मामले पर नागपुर के मेयर क्या कहते हैं, जरा उनकी सुन लीजिए। सिचुएशन देखने के बाद भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, इसलिए उनको वहाँ एक चेयर बैठने के लिए दी गई और हमारी कैजुअलिटी में एक बेड पर उनको लेटने के लिए कहा गया। लेकिन उस जगह पर उन्होंने ये कहा कि तुरंत एडमिट पेशेंट नहीं हो सकता है क्या करके। उनको बताया गया कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए पहले हम कैजुअलिटी में उसको एडमिट करते हैं, उसके पश्चात हम उस पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल में टोटल प्रोसेस करके एडमिट करते हैं करके। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, और वो वहाँ से चले गए। मेयर ने तो ये बताया कि नारायण राव अस्पताल में आए थे, उन्हें बेड दिया गया था, लेकिन आगे की कहानी से उन्होंने अनभिज्ञता जताई। हालांकि जिस रोज अस्पताल से नारायण राव निकले, उसके 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर उनके त्याग की कहानी वायरल होने लगी। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।